नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। विश्व युद्ध में पूरे विश्व की बात करें तो विश्व युद्ध के हालात दिख रहे हैं और इस बीच वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होता नजर आ रहा है। तो सवाल यह कि क्या पावर शिफ्टिंग भी हो रही है? क्या अमेरिका के एकाधिकार को झटके पे झटका लग रहा है? कह सकते हैं कि कोई ट्रंप की सुन ही नहीं रहा है, यानी अमेरिका का जो दुनिया में दबदबा है वो मिट्टी में मिलता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू अरब वर्ल्ड भी अब तीसरी शक्ति बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है या तीसरी शक्ति बनाने की जुगत में लगा हुआ है। कतर पर इजरायली हमले के बाद यह हालात पैदा हुए हैं जहां इस्लामिक ब्लॉक इजराइल जैसी ताकत के खिलाफ, अमेरिका जैसी ताकत के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहता है। अगर इनके सपने कह लें आप, इनकी कोशिश कह लें, अगर ये साकार हुए तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखेगा, जिसके चांसेस वैसे तो कम नजर आते हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश शुरू की गई है। अब कौन से वो 3 ब्लॉक बने हैं, जरा इस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात वेस्टर्न ब्लॉक की करते हैं, जिसमें अमेरिका और नेटो देश है। कुल मिलाकर 32 देश हैं इसमें। उसके बाद आता है ईस्टर्न ब्लॉक, जिसमें जिनपिंग है, पुतिन है, किम जोंग उन है, जो वेस्टर्न ब्लॉक को चुनौती देते नजर आए थे और हाल ही में ईस्टर्न ब्लॉक का जलवा चीन के विक्ट्री डे परेड में दिखा था। इसके बाद बारी आती है इस्लामिक ब्लॉक की, ओआईसी की। ये कतर पर इजरायली हमले से खफा होकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पावर 3 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। यूएसएसआर के विखंडन के बाद से अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया का बॉस बनकर उभरा और बहुत लंबे समय तक अमेरिका का वर्चस्व कायम रहा। लेकिन हाल के एक दशक में या यूं कहें कुछ 5-6 सालों में ट्रंप के आने के बाद के खासकर से वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। दुनिया 3 शक्ति केंद्रों में बंटने जा रही है। कैसे, आइए देखते हैं। पहली शक्ति नेटो और अमेरिका की है, जहां पर नेटो में जो देश हैं उसके साथ साथ अमेरिका की जो सैन्य संगठन बने हुए, जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है, वो एक फ्रंट माना जाता है। सेकेंड फ्रंट जो उभरा है, जिसकी तस्वीर भी हमने हाल फिलहाल में देखी है, वो फ्रंट है आपका चीन, रूस और उत्तर कोरिया, जिसमें कि शी जिनपिंग है, पुतिन है और किम जोंग उन है। ये दूसरा फ्रंट है जो अमेरिका को चैलेंज करता है और इस फ्रंट से अमेरिका काफी खौफ खाता है और तीनों शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक तीसरा फ्रंट भी उभर रहा है, जो अरब वर्ल्ड है, जिसे अरब फोर्स के नाम से जाना जा रहा है, कहा जा रहा है ये अरब फोर्स बनाना चाहते हैं। अरब वर्ल्ड थर्ड पावर के तौर पर उभरना चाहता है, जिसको अब तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है। और अगर ऐसा हुआ, ये चीजें हकीकत में बदली, तो वर्ल्ड ऑर्डर पर अमेरिका की मोनोपोली को ये डायरेक्ट चुनौती देने वाली बात होगी। वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका और नेटो एक तरफ, ईस्टर्न ब्लॉक में अगर हम बात करें तो रूस, उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीकी देश साथ आएंगे, इसमें चीन भी होगा। इस्लामिक ब्लॉक में टर्की आ सकता है, लेकिन टर्की फिलहाल नेटो के साथ है। ईरान, गल्फ देश, पाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल होंगे। हालांकि पाकिस्तान को लेकर भी कहा जाता है पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो अलाय है। तो ये कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और नेटो वेस्टर्न ब्लॉक में, टर्की अभी भी इसी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मौजूद है, क्योंकि वो नेटो का पार्ट है। अब यह जान लेते हैं कि जब दुनिया 3 शक्तियों में बटेगी तो ज्यादा ताकत किसके पास होगी। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि नेटो में 32 देश हैं और ये सैन्य शक्ति में सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी जीडीपी दुनिया की 50% से ज्यादा है और आबादी 95 करोड़ है, जिसके पास एक्टिव सैनिकों की तादाद 30 लाख से ज्यादा है। लड़ाकू विमान 20,000 से ज्यादा हैं। नेवी जहाजों की बात करें तो 2,000 से ज्यादा हैं। परमाणु हथियार करीब 6,000 के आसपास हैं। अगर ईस्टर्न ब्लॉक की बात करें, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है, इसमें सबसे बड़ी सेना चीन के पास है। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 3,300 लड़ाकू विमान हैं, 370 नौसेना जहाज हैं और 500 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 3,500 लड़ाकू विमान हैं, 600 नौसेना जहाज हैं, लगभग 6,000 परमाणु हथियार हैं।
इसी तरह उत्तर कोरिया के पास अगर बात करें तो 12 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 500 लड़ाकू विमान हैं, 430 नौसेना जहाज हैं, 30 से 50 के आसपास परमाणु हथियार हैं। अब बात करते हैं एक नए उभरती शक्ति की जिसकी बात की जा रही है, जिसे नेटो की तरह ही आपस में सुरक्षा चाहिए, यानी कि अरब वर्ल्ड, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट थी। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? वैसे अरब वर्ल्ड में माना यह जाता है कि इसमें 22 देश हैं। अरब वर्ल्ड की अगर बात करें, आबादी है 45 करोड़ की, और अगर ऑयल रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा तेल भंडार है। वही अगर बात की जाए तो आबादी की, तो 45 करोड़ के आसपास की आबादी है। जीडीपी जो है वो $3 ट्रिलियन का है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले बहुत कम है। एक्टिव सैनिकों की संख्या 35 से 40 लाख है। लड़ाकू विमान जो है वो तकरीबन 3,500 के आसपास है। अरब मुल्क ताकत तो बनना चाहते हैं, लेकिन दो तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काफी पीछे हैं। दूसरा ये कि पैसों के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड से डायरेक्ट मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि $3 ट्रिलियन की जो है पूरे, अगर हम खाड़ी देशों की बात कर लें तो उनकी इकोनॉमी बताई जाती है, और सिर्फ अमेरिका की जो इकोनॉमी है लगभग $40 ट्रिलियन के आसपास की है। लगभग 36 से 40 के आसपास की इकोनॉमी बताई जाती है। आबादी के लिहाज से देखें तो अरब वर्ल्ड और ओआईसी मिलकर एक बड़ी शक्ति के तौर पर नजर आते हैं, और 2010 से अब तक मुस्लिम देशों की जो आबादी वो तेजी से बढ़ी है, जबकि ईसाइयों की आबादी में गिरावट आई है। आंकड़े क्या बताते हैं दुनिया में आबादी किस तरह से है, वो हम नजर डालने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं दुनिया में जो आबादी है 2010-2020 का जो हमने डेटा है वो यहां पर फेच किया है, आपके सामने निकाल कर रखा है। ईसाई आबादी जो है वो 2010 में 30% पूरी दुनिया में थी, जो आज की तारीख में 28.8% रह गई है। 1.8% का फॉल है, यानी कि डिक्लाइन है। मुस्लिम आबादी जो थी वो 23.9% थी, जो बढ़कर 25.6% हो गई है, जिसमें 1.8% का राइज है, यानी कि बढ़त है। हिंदू आबादी जो 15% थी पूरी दुनिया में, वो घटकर 14.9% हो गई है। 0.1% का एक मामूली सा गिरावट यहां देखने को मिलता है। बौद्ध आबादी जो 4.9% थी वो 4.1% हो गई है, -0.8% का डिक्लाइन इसमें दिखता है। यहूदी आबादी 0.2% थी, अभी भी 0.2% के आसपास है। और जो भगवान को नहीं मानने लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है, वो पहले 15% थे, अब 16% हो गए हैं। जबकि अदर की बात की जाए तो अदर पहले 10.4% थे, वो अभी भी सेम है, 10.4% के आसपास ही वो टिके हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ईसाई जो वर्ल्ड कम्युनिटी में अगर देखा जाए, जो सबसे ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस की थी, उसमें डिक्लाइन है 1.8%, और मुस्लिमों की आबादी में बढ़त है +1.8%। वहीं हिंदुओं की आबादी लगभग सेम है 2010 के मुकाबले, अगर 2020 में भी देखा जाए तो सवाल यह है कि क्या बढ़ती आबादी, तेल और तेल की इकोनॉमी खाड़ी देशों को तीसरी शक्ति में मददगार साबित होने वाली है, या फिर आपसी मतभेद और मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत अरब वर्ल्ड के अरमानों पर पानी फेर देगा? या यूं कहें, ये जो अरब फोर्स का जो एक कॉन्सेप्ट गढ़ा जा रहा है, बुना जा रहा है, उस पर पानी फेर देगा, और इसके चांसेस कितने हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ हैं। सऊदी से आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। और डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा यूके देवनाथ सर आपसे। अरब फोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि जो झटका कतर को लगा है उसे खाड़ी देशों में डर है, खौफ है कि अगला निशाना कोई भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ना अमेरिका की सुनने को तैयार है, ना दुनिया की किसी और देश की सुनने को तैयार है। आज कतर है, कल को सऊदी की बारी है, फिर बहरीन, फिर कुवैत, किसी भी देश का नंबर आ सकता है, और हमास के नाम पर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं।
तो ये जो अरब फोर्स का कॉन्सेप्ट है, क्या इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है या फिर एक महज ख्याली पुलाव है? देखिए, कतार पे जो हमला किया इसराइल ने, उसके बाद जाहिर बात है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में बहुत आक्रोश है। अगर हम ओआईसी देखें तो करीबन 57 देश हैं। अगर हम अरब मुल्क देखें तो करीबन 22 देश हैं। और जीसीसी अगर देखें तो उसमें भी 7-8 देश हैं। हो ये रहा है कि सभी देश फिलहाल बहुत परेशान हैं और वह नहीं चाहते कि फिर से इजरायल या किसी भी दूसरे देश को, किसी भी देश पर, चाहे वो जीसीसी का देश हो या अरब मुल्क को, फिर से हमले का मौका मिले। अब इसको रोका कैसे जाए? अगर ये देश चाहते हैं कि इजरायल फिर से उन पर या उनके किसी सहयोगी देश पर हमला ना करे, तो क्या फौजी तौर से वहां उनको रोक सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं पैनल में फौजी हूं, तो मैं इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दूंगा। अगर गल्फ कंट्रीज को इसराइल का मुकाबला करना है तो वो अगर एक जॉइंट फोर्स बनाते हैं, जिसका हम सोच सकते हैं कि रफली जैसे नाम दिया जा रहा है कि भाई अरब नेटो फोर्स होगी, तो इसमें काफी सारी अड़चने हैं। आप इन सब अरब मुल्क को देख लीजिए, खासतौर से गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए। सबकी जो एयरफोर्स है उसमें सिर्फ यूएस, अमेरिका का ही फाइटर विमान, अमेरिका का ट्रांसपोर्ट विमान, अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इन सब देशों में उनकी आर्मी को देख लीजिए, सबके पास मेड इन अमेरिका वाले टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आप इनकी नेवी को देख लीजिए, इनकी नेवी में जो कुछ भी है, चाहे शिप्स हो, सबमरीन्स हो, सब जो हैं वो अमेरिका के बने हुए हैं। तो अगर ये सारे देश अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं अपने वॉर फाइटिंग मशीन्स के लिए, तो ये कैसा भी गठबंधन बना लें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस अमेरिकन इक्विपमेंट को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत क्या अमेरिका देगा? जाहिर बात है कतई नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये देश अगर एक अरब नेटो देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मिलिट्री स्वरूप नहीं होगा। जी विवेक। मिलिट्री स्वरूप नहीं हो सकता है। मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी हैं, उनका क्या मानना है उनसे पूछ लेते हैं। कोशिश तो जारी है, लेकिन फिलहाल अगर हम 8-10 साल तक देखें तो ऐसे कोई सूरत हाल दिखते नहीं है कि कोई अरब फोर्स जैसी कोई टीम डेवलप हो जाए जो नेटो के तर्ज पर हो। और इकोनॉमी साइज बहुत छोटी है, अरब देशों की 22 देशों की इकोनॉमी मिला दिया है तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि तीसरी ताकत वाली कोई बात है नहीं। बात यह है कि ये मुस्लिम ममालिक या अरब मुल्क किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत तेजी से अपनी तरफ चाहता है कि इन्हें लें और इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। और आपको याद होगा कि अगर ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हुई है तो उसके पीछे चाइना, पीछे नहीं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कि चाइनाई की कोशिश थी कि एक सुन्नी और शिया मुल्क को मिलाया जाए। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका जो है वो शिया सुन्नी ही काट खेलता था और हमेशा जो है अरबों को ईरान से या और उनकी जो प्रॉक्सीज थी उनसे डराता था। और उसके बदले जो है वो गुंडा टैक्स वसूल करता था अमेरिका, सीधे सीधे अगर हम कहें, और आज भी वसूल कर रहा है। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि आपको ईरान से बहुत खतरा है और अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं बचा सकता हूं, कोई और नहीं बचा सकता, और इसलिए आप जो है हमें पूरा जो है सपोर्ट कीजिए, ये कह के, और वो गाय जो है वो दूध ले गए। हाँ, तो लेकिन ये चीज जो है चीन को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से कुल्लम कुल्ला नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का जिन निकाल देते हैं बीच बीच में। अब ये 2 साल में दौराने जंग आप देखिए कि करीब 3 या 4 मर्तबा वो नक्शा लेकर के आ जाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी थ्रेट हो जाती है, अच्छा सिर्फ नक्शा लेके नहीं आए, बल्कि अगर देखा जाए तो वो बढ़े भी, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, या यमन हो, और अब कतर में भी जिस तरह से अटैक किया। तो अब उनको लग रहा है जो अरब ममालिक हैं कि भाई ये तो ग्रेटर इजराइल
वाकई ये उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, बनाकर तो बिल्कुल मानेंगे, सही बिल्कुल। बात है। तो ये जो थ्रेट है, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो और जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं खत्म कर रहा हूं कि सबसे बड़ा इनका जो मकसद है और जिसमें चीन की भी कोशिश है कि जो अमेरिकन बेस हैं अरब कंट्रीज में ये हट जाएं, और इसीलिए ये फोर्स जो बनाने की बात है वो सिर्फ ये कि साहब हमारे पास अब देखो ताकत है, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप अपना ले जाइए। ये बस ये है और कुछ नहीं, कोई तीसरी ताकत बनने नहीं जा रही, मैं नहीं मानता। ठीक है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि अमेरिका के बेस खाड़ी देशों से हट जाएं? वो परमानेंट बेसिस हैं, करीबन 9 से 10 की संख्या में परमानेंट बेसिस हैं। स्वर्ण सिंह जी से जवाब चाहूंगा। और अगर जो बात वो मुमताज जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, वो आज के सहारा दौर ढूंढ रहे में हैं, कुछ भी मुमकिन है। वो सहारा ढूंढ रहे हैं, वो रूस की तरफ जाएंगे या चीन की तरफ जाएंगे अमेरिका को छोड़कर, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इसके चांसेस कितने हैं? या अमेरिका अपनी मोनोपोली खाड़ी देशों से क्यों छोड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्स है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले करीब एक दशक से भी ज़्यादा हो गया है कि अमेरिका का जो रुझान था पश्चिम एशिया की तरफ, उसमें बदलाव आया है। वो खासकर इसलिए कि एक तो फॉसिल फ्यूल से हटकर दुनिया रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहती है सॉरी, और दूसरा कि जब तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल जो अमेरिका में है उसको दोहना आसान हो गया, और वो कोशिश कर रहा है कि अपने ऑयल की जितना निर्यात कर सकता है करे। ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं, तो उसकी निर्भरता खाड़ी के देशों पर अब कम है, और इसलिए वो इजराइल का एक तरह से समर्थन करके वहां की राजनीति को चलाना चाहता है, और बाकी देशों को वो चाहेगा कि कमजोर रखे। अब क्या ये बाकी देश दूसरे विकल्प ढूंढ पाएंगे? क्या वो अपने हथियार और रक्षा उपकरण रूस या चीन से ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, और खासकर यदि आप बात कर रहे हैं कि वो एकजुट होकर, आपने कहा कि इस्लामिक या अरबिक नेटो का एक सोच उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल ने फालिस्तीन के अलावा लेबनान, ईरान और अब कतर पर भी हमला कर दिया है, तो एक खौफ का माहौल बना हुआ है, उसमें बातचीत हो रही है। पर जो सोमवार को शिखर सम्मेलन हुआ 40 देशों का इमरजेंसी समिट मीटिंग जो कतर में दोहा में हुई, उसमें मिनिमम कंसेंसस भी नहीं हो पाया कि इजराइल को किस तरह से वो मुकाबला कर सकते हैं। केवल ये कहा कि हाँ, एक जॉइंट फोर्स बनाने की कोशिश होनी चाहिए। वो पहले भी हुई 2010 में अरब स्प्रिंग से जब आतंक का खतरा बढ़ा, तो सऊदी अरेबिया ने 34 देशों का एक टेररिज्म के विरोध में इस्लामिक अलायंस का ऐसे अनाउंसमेंट किया था। फिर 2015 में फिर से जब अरब लीग का कायरो में शर्म अल शेख में शिखर सम्मेलन हुआ, तो फिर उस वक्त यमन में झगड़े थे और आईएसआई उभर कर आ रही थी, फिर से ज्वाइंट अरब फोर्स की बात की, पर हो नहीं पाया कुछ इस तरह का। इसी तरह से अब से फिर एक बार बात हो रही है, और यहां तक इनको कैसे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ये जो भू राजनीति है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? एक तो इसे एशियन या अरबिक या इस्लामिक नेटो कहना अपने आप में ही एक गलत फहमी खड़ी करता है। नेटो की आप देखें कि कंबाइंड जीडीपी करीब करीब 48 या 49 ट्रिलियन डॉलर है। बिल्कुल। उनका जो रक्षा बजट है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। उसके अलावा इन देशों की जो रक्षा बजट 22 देशों का अरब लीग को मिलाकर देखें तो करीब करीब 150 या 160 बिलियन डॉलर बनता है, जो अपने आप में न केवल कम है पर वो बहुत बिखरा हुआ है। इनकी आपस में तालमेल ही नहीं है। इजिप्ट जो अरब नेटो का हेडक्वार्टर 20,000 सैनिक देना चाहता है, 4 स्टार जनरल देना चाहता है, उसका डिफेंस बजट 5 या 6 बिलियन डॉलर है, जबकि सऊदी अरेबिया का 75 और 80 बिलियन डॉलर है। और उसके अलावा आपस में इनके तनाव बने रहते हैं, शिया सुन्नी का मुद्दा बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता है बिखराव बहुत ज्यादा है। बस शिगुफा और क्या ये एरिया अमेरिका के कंट्रोल में ही रहेगा? ये यूं कहें ये देश अमेरिका के कठपुतली ही बने रहेंगे? द्विवेदी साहब से इसका जवाब चाहेंगे, इसके बाद में आसिफ रमीज दाऊदी साहब आपके पास आ रहा हूं। द्विवेदी साहब, क्या ये कंट्रोल, ये रीजन यूएस ही कंट्रोल करेगा? ये अरब फोर्स बस हवा ही है? देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा
कि मैं अपने 20-25 वर्ष के अनुभव की अगर बात करूं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो ये है कि ऑयल एज ए फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऑयल को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ऑयल के ऊपर और वेपन्स के ऊपर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट और चीन के नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी बेस्ड नहीं है। फिर भी हमें ऑयल को अलग रख के यहाँ पर सोचना होगा और देखना होगा, क्योंकि हम ये पाएंगे कि विचारधारा, और साथ में अगर हम देखें एक बहुत पुरानी थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसके चलते कहा गया है कि क्रेसेंट वर्सेस द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे और ये राष्ट्र इस तरह से विश्व का ध्रुवीकरण होगा। और जहां तक 3 गुटों में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बांटने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि अंत में यही होना है कि नेटो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो 40 राष्ट्रों की मीटिंग हुई कतर में, अमेरिका एक तरफ, और उसमें भारत को टाइट रॉप वॉक बहुत करना पड़ा। जैसे कि हम लोगों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, तो पहले जो 25% जो टैरिफ था वो बढ़ाकर 25% और बढ़ा दिया गया, तो 50% हुआ। पर उसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है। आज बर्नार्ड लीश जो सेक्रेटरी हैं साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, वो भारत आए हुए हैं, और हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वाणिज्य विभाग के राजेश अग्रवाल जी, उनके साथ बातचीत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि रशिया आरआईसी की बात भी बीच में चली, तो मुझे लगता नहीं है कि आरआईसी का कोई अस्तित्व है। ये बात पिछले पुरानी रिजीम के दिनों में भी चला करती थी कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों मिलकर एक धुरी बनेंगे, एक पोल बनेंगे, और इनका फिर जो संघर्ष होगा वो अमेरिका से और वेस्टर्न ताकतों से होगा। जबकि हम ये कहें कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो शुरू से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट रही है। और हमारे जयशंकर साहब जो हैं एमईए में, जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे ओरेटर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ब्रिक्स में भारत मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को और वेस्टर्न पावर्स को, या मतलब जो उत्तर है, जो नॉर्दर्न पावर्स हैं, उनको, उनके साथ हमें टक्कर करनी है। ये भारत पहले भी क्लियर कर चुका है। और जिस तरीके से यूक्रेन वॉर के दौरान 2022 से जिस तरीके से टाइट रोप वॉक जो की है रैसीना हिल ने अमेरिका और रशिया के बीच में, वो सराहनीय है, वो काबिले तारीफ है। नहीं, हमारा डिफेंस अलायंस तो वैसे भी नहीं है किसी के साथ। ये बात पाला कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, पर मुझे लगता है हम लोग न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव रहते हुए बीच का रास्ता निकाल लेंगे। नहीं, भारत तो हमेशा से न्यूट्रल रहा है और नॉन अलाइंड रहा है किसी भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में। यह सवाल ये है कि खाड़ी देशों के ऊपर जो मनमानी यूएस कर रहा है और वहां पर जो पीस को भंग करने की कोशिश की जा रही है, शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, आखिर उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अमेरिका के ही बेसेस है वहां पर, किसी और देश का बेस नहीं है वहां पर। अमेरिका के आर्मी बेसेस है वहां पर, अमेरिका के सैन्य ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, अमेरिका का हथियार वहां डिप्लॉयड है। और आपको ईरान के समय में और ईरान इजराइल जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय कतर से ही जो एयर डिफेंस है यूएस का, वो भेजा गया इजराइल। कतर से, कतर के एयरबेस से ही वो एयर डिफेंस इजराइल गया था ईरान से प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरीके से अपने स्वार्थ के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड है, और हिपोक्रेसी की बात भी एशियन और इंडियन स्कॉलर्स करते रहे हैं, जिससे मैं इत्तेफाक ज्यादा नहीं रखता। पर उसमें यह है कि अमेरिका की विदेश नीति इंटरवेंशनिस्ट आज से नहीं है। आज से 125 वर्ष पहले तक उन्होंने क्या किया कि इनका एक कॉन्सेप्ट होता है अमेरिकियों का, माउंट सिनाई राष्ट्रवाद और एक्सेप्शनलिज्म। उसमें यह कि अपने आप को पूरे विश्व से सेपरेट मानते हैं और स्पेशल मानते हैं और ताकतवर मानते हैं, भले ही हम उनकी मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल और डिप्लोमेटिक ताकत को ले लें। तो इससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेंज किया अपने पहले टर्म में 1.0, ट्रंप 1.0 में, कि उन्होंने आइसोलेशनिस्ट, मतलब अमेरिका को विड्रॉ करना शुरू किया
विश्व के सारे राष्ट्रों से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसके चलते काफी अफरा तफरी मची, जैसे कि आईसीसी से विड्रॉ किया, जैसे कि हम कहेंगे कि जगपोआ जो ट्रीटी हुई ईरान और P5 के P+5 के बीच में, वहां से विड्रॉ किया, और टैरिफ अब तो लगा ही दिया है बहुत सारे देशों को, जैसे नहीं, कि लेकिन वो विड्रॉल क्यों था द्विवेदी साहब? तो मुझे इंपॉर्टेंट ये है वो विड्रॉल नीति का जी, पुराना घटक रहा है। वो विड्रॉल इसलिए था कि अमेरिका अब और डॉलर खर्च नहीं करना चाहता था। अमेरिका पहले ही अपने इकोनॉमी के 10% प्लस 20% प्लस जो है वो डेट में चल रहा है। उस वहां की इकोनॉमी डेट में है, उनके इकोनॉमी साइज से ऊपर ही। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम यूएन में पैसा नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम आईसीसी को पैसा नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम डब्ल्यूएचओ को पैसा नहीं देंगे, हम दुनिया भर को जो एड देते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एड हम बंद कर देंगे, हम किसी को एड नहीं देंगे। तो ये विड्रॉल अमेरिका के आइसोलेशन के लिए नहीं था, ये डॉलर बचाने की कवायद थी, जहां तक मेरा मानना है। हो सकता है आप किसी और स्टडी के एंगल से कह रहे हो, लेकिन ये था कि अपना पॉकेट बचाओ और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा और वापस रिबिल्ड करो, रिक्लेम करो, ये कवायद थी। ये काम तो हर राष्ट्र करता है। नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, उसके चलते हम लोग आपस में आपसी सौहार्द नहीं बना सकते, इसमें हमारी इंडिविजुअल नहीं है। द्विवेदी साहब, इसमें भी एक पेच मुझे जो समझ आता वो ये था कि इन एड्स के जरिए दूसरे कंट्री के पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को वो मोनोपोली वो एक तरह से साधने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो अपने डिफेंस मार्केट को उस कंट्री तक प्रोजेक्ट कर सके, वहां पर अपना सामान बेच सके। कह रहे बहुत दूसरा एंगल में चला जाएगा, ये बातचीत बहुत अलग सरफेस पे चली जाएगी। मेरा बस यही मानना है कि अमेरिका ने, जिसने खाड़ी देशों की जिम्मेदारी ली, 9-10 परमानेंट बेसिस बना रखे हैं, आप कतर से हमला करवा रहे हो, आप कह रहे हो आपको पता नहीं है, तो क्यों नहीं जो खाड़ी देश है वो अपना एक खुद की यूनिटी छोटी ही सही तैयार करे, या फिर अलाइन हो जाए रशिया या फिर चाइना के साथ। यूके देवनाथ सर से मैं इसका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं मुमताज भाई आपके पास। देवनाथ सर, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे गल्फ कंट्रीज को अमेरिका ने प्रोटेक्शन दी हुई है। पूरे अरब देशों में अगर आप देखें तो जहां जहां पर भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, सब जगह अमेरिका ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है। इन सब देशों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि ज्यादातर देशों में सचमुच की डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर कहीं पे किंग है, कहीं पर प्रिंस है, कहीं पर शेख है। तो प्राइम मिनिस्टर और रेसिडेंट जो है वो भी उनको भी जनता के भारी सपोर्ट का कोई विश्वास नहीं है, कहीं कहीं अमीर है। तो अमेरिका को मालूम है कि ये सब लोग सत्ता में रहने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर करते हैं। इन सबको मालूम है, चाहे शेख हो, अमीर हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको मालूम है दिल में कि वह अपनी आवाम से बहुत दूर है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ, इन सब देशों में आम आवाम जो है वह फिलिस्तीन के लोगों की तरफ झुकी हुई है, हमास के साथ में झुकी हुई है। और लेकिन इन सब देशों की जो आम आवाम है, जब वो ऊपर में अपने प्रेसिडेंट को देखते हैं, प्रिंस को देखते हैं, किंग को देखते हैं, तो वो हैरान है, परेशान है कि क्या बात है, हमारे प्रिंस, हमारे जो किंग है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ पींगे झूल रहे हैं। इजिप्ट ने तो कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया 1978 में, दोस्त बन गया इजराइल का। तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, तो वो कोई ऐसी सीरियस शरारत नहीं करेगा कि उसका यूरोपियन यूनियन में मेंबर बनने की चांस खराब हो जाए। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला है, उनके पिताजी ने 1992 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रांक्विलिटी, पता नहीं क्या क्या साइन कर लिया इजराइल के साथ, दोस्त बन गए। पूरा वेस्ट बैंक, ट्रांस जॉर्डन जिसको कहते थे, वो गिफ्ट में दे दिया इजराइल को। अगर आप सऊदी को देखें, बहुत ही इन्फ्लुएंस वाला कंट्री है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के ठीक पहले तक वो खूब जोर से दौड़ रहा है इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए। आप देख लीजिए 3-4 देशों ने जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ है इजराइल के साथ, अमेरिका की शह पे, अमेरिका उनको बिलियंस ऑफ डॉलर शाबाशी इनाम देता है, उन देशों से कोई भी उनका लीडर नहीं आया। उन्होंने अपने लोअर लेवल ऑफिशियल्स को बस टिक मार्क लगाने के लिए भेजा हुआ है। तो क्या ये सब देश एक साथ खड़े हो सकते हैं? मैं एक मोटा एग्जांपल देता हूं, चलो लड़ाई की बात भूल जाते हैं, दूसरे तरीके भी तो हैं। ये सारे जो देश हैं बोल सकते थे कि हम अपने यहां पर इजराइल की एम्बेसी बंद कर रहे हैं,
हाँ। ये सारे देश बोल सकते थे कि जेरूसलम में या तेल अवीव में उनकी जो एम्बेसी है उसको बंद कर रहे हैं। ये सारे देश बोल सकते थे कि अब हम इजराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे देश जो हैं गल्फ जीसीसी के जो कंट्रीज हैं बोल सकते थे कि सिंबॉलिकली थोड़ा दिल दिखाने के लिए बोल सकते थे कि हम अमेरिका को 1% कम कच्चा तेल या गैस देंगे, हम इजराइल को 5% कम कच्चा तेल या गैस देंगे। अब ये मिस्र है, मिस्र तो बार बार दिखाता है कि हम बहुत मजबूती से सबके साथ सर, में हैं। ये अरे सोवियत है ना, तो अमेरिका के खिलाफ ये कदम उठाने के लिए जी, अमेरिका के खिलाफ ये कदम उठाने के लिए बहुत साहस चाहिए और बहुत मजबूत इकोनॉमी चाहिए, प्लस बहुत बड़ा स्ट्रांग इंटरनल मार्केट भी चाहिए। जैसे भारत का मार्केट है, जैसे चाइना का मार्केट है, जैसे रशिया का मार्केट है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो सर्वाइव कर जाती है कंट्री। जैसे भारत ने सर्वाइव किया, अपने 50% टैरिफ खाया हुआ भी बैठ के, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम कुछ और विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि भाई अमेरिका प्रोटेक्शन देता रहा है खाड़ी देशों को। किससे प्रोटेक्शन देता है अमेरिका खाड़ी देशों को? मुझे गब्बर फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि गब्बर के कहर से तुम्हें सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है। क्या यही बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, शायद मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम कितना भी कह लें कि शिया नहीं है, कतर ने 90 के दशक में अपने यहाँ पर सबसे बड़ा यूएस बेस क्यों बना दे दिया? आज की तारीख में कतर में सबसे बड़ा यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस आर्मी का बेस क्यों है? क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था 90 के दशक में, पिछले 30 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है कि शायद ईरान कतर को कब्जा जाएगा, तो वो ईरान कैप्चर कर लेगा। खैर, लेकिन अब तो सर 35 साल गुजर गए, अब तो चीजें बदल गई हैं। मुमताज जी कुछ कहना चाह रहे हो? स्वर्ण जी बने दीदी आपके पास आ रहा हूं। मुमताज भाई। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप किन शर्तों पे आए थे जीत करके, ये दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहले उन्होंने कहा था हम इंटरनल इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे और बाहर पैसा नहीं जाने देंगे, और इसीलिए वो सारे ड्रामे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इजराइल में जिस तरह से उन्होंने पैसे लुटाए हैं, अपना डिफेंस सिस्टम और तमाम जो वॉर इक्विपमेंट, वो दुनिया देख रही है, नंबर एक। नंबर दो ये कि स्विंग स्टेट जहाँ पे 7-8 जहाँ पे मुस्लिम है, वहीं से हारे थे 2020 में, लेकिन इस बार चूंकि जंग जारी थी और जो बाइडेन के खिलाफ गुस्सा था, और गुस्सा था ये जो वॉर हो रही थी, और मुस्लिम जो 2%, 2.25% करीब है, और उसको ये अपनी तरफ करने के लिए इन्होंने कहा कि मैं पहले जंग रुकवाऊंगा, उसके बाद जो है वो शपथ। नहीं, उन्होंने कहा इजराइल भी ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था 100 दिन में इजराइल और गाजा का युद्ध का सीज फायर करवा दूंगा। जी, और करवाया भी 2 दिन पहले, ऐसा नहीं है, करवाया, लेकिन उसके बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उसके बाद जो रियल एस्टेट के पूरे सुपर पावर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आपे से बाहर हो गए, और उसके बाद सारा चेहरा दुनिया ने देख लिया, अमेरिका ने भी देख लिया। आज हालत रिपब्लिकन तो इस समय तकसीम हो रही, ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका जगहों पे आप देखिए, आज नेतन्याहू ये कहने पे मजबूर हैं कि हम तनहा हो रहे हैं, हम अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जितना नाराज आज की तारीख में दिख रहा है, इससे पहले तो मैंने तो नहीं देखा कि इस तरह से। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका को है। और मिडिल ईस्ट पूरा या खाड़ी देश आप देख लीजिएगा, इनके चंगुल से निकल के वो चाहे अपना रास्ता बनाए या जो भी करे, लेकिन अमेरिका के चंगुल से निकलेगा, और उसकी कोशिश शुरू हो गई है और चीजें बदल गई हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें बदली नहीं। हिंदुस्तान ने F-35 को लेने से मना किया, और उसके फौरन बाद आपने देखा यूएई ने मना कर दिया। और ये पहली बार हो रहा है कि ये तमाम अरब जो है ये खुल के बोल रहे हैं। जॉर्डन जैसा, मलेशिया जैसा मुल्क, देखिए मिस्र जो है, पहले हमने नहीं देखा, और सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि अब कह रहे हैं कि हम तो चीन से भी सौदा करेंगे, हम तो रूस से भी सौदा करेंगे साहब, हम तो ये बात भी जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कह लें कि चेंज नहीं है। कैप्टन साहब बहुत सही बात कह रहे हैं कि उनके जाल में हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से निकल जाएंगे, लेकिन छटपटाहट है। और यही वजह है कि मार्क रूबियो जो है वो 3 दिन से वहां खूंटा गाड़े हुए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। स्वर्ण सिंह जी से पूछ लेता हूं, क्या है उनको मुमकिन लगता है?
देखिए, हम खाड़ी के देशों की या पश्चिमी एशिया के देशों की बात कर रहे हैं। इनमें मैं ज्यादातर इजाजत देश चाहता हूं तो बस। देश है ही नहीं, परिवार हैं। परिवारों की सोच देश की सोच से अलग होती है। कुछ देशों में यहाँ लोकतंत्र है भी, वो आप किस तरह का लोकतंत्र है आप खुद अच्छे से जानते हैं किस तरह का लोकतंत्र है। तो ये परिवार हैं ज्यादातर जिनको लगता है कि आपस में ही उनका तालमेल अच्छा नहीं है। सऊदी अरेबिया का यूएई के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ तालमेल अच्छा नहीं। तो केवल यही नहीं कि इजराइल से केवल चिंता है इन देशों को, आपस में भी एक दूसरे के प्रति इनकी शंकाएं हैं। और उसी के चलते अमेरिका सबको एक तरह से हथियार बेचता है जो उसके लिए अच्छा है। आपने कई बार सुना जी। कि 45 से 48% मुमताज भाई शायद शायद वो जाना चाह रहे हैं, किसी और चैनल पर उनका कमिटमेंट है। हाँ, मैं इजाजत चाहता हूं। जी जी मुमताज जी, बहुत धन्यवाद मुझे हमारे जरा साथ एक जगह जुड़ने, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्ण सिंह जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। थैंक यू। तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि वो देशों को हथियार निर्यात करता रहे, तो चाहे वो इजराइल हो या बाकी जो मिडल ईस्ट के देश हैं, जो परिवार हैं जिनको मैं कहता हूं। इसीलिए पहले कार्यकाल में जब आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरेबिया गए तो 300 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स डिफेंस को लेकर तैयार हुए वहां। अब हाल ही में जब वो कतर गए तो 400 मिलियन डॉलर का एक जहाज उनको गिफ्ट में दिया एज ए प्राइवेट गिफ्ट। कौन से लोकतंत्र में आप देखते हैं इस तरह का हो सकता है? तो एक तो पहले ये समझना होगा कि इनका ये किस तरह का माहौल है, किस तरह की राजनीति है, और केवल ज्यादातर तेल के दोहन पर निर्भर है। और तेल को दोहने में सारी पश्चिमी देशों की कंपनियां इनकी सहायता करती हैं। हालांकि कुछ देश धीरे धीरे अपने यहाँ रिफाइनमेंट की फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पर मोटे तौर पे अमेरिका के साथ केवल हथियारों और नहीं सुरक्षा ये को नहीं सर, बल्कि आर्थिक ये थोड़ा आर्थिक ये व्यवस्था की वजह से भी जुड़े हुए हैं। जी धीरे धीरे बदलना चाह रहे हैं पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपस ये में लेकिन तालमेल नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। वेस्ट मिडिल ईस्ट को कंप्लीट कैसे कंट्रोल करता है? इवन ओआईसी को भी कंट्रोल करता है। वो इसीलिए कि जैसा मैंने कहा कि उनका दबदबा केवल हथियार मुहैया कराने तक सीमित नहीं है, उनका पूरा दबदबा वहां की आर्थिक व्यवस्था पर है, तकनीक के हस्तांतरण पर पूरा उनका कंट्रोल रहता है। वहां उनके, आपने खुद कहा कि सैन्य ठिकाने हैं। तो ये सब मिलाकर अमेरिका का एक तरह से दबदबा रहता है। हालांकि ये कुछ देश धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि चीन से भी हल्का फुल्का तालमेल उनका बढ़ जाए, या ये जैसे ईरान को लगता है कि वो अब ये नया जो अभियान शुरू हुआ है अरब नेटो बनाने का, उसमें वो घुसकर वो मुस्लिम नेटो का बनाने की बात करता है। टर्की कहता है कि सैन्य रणनीति नहीं होनी चाहिए, टर्की तो खुद ही नेटो में घुसा पड़ा है। वो आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहा है। एर्दोगान कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्क्वीज करना चाहिए इजराइल का। वो उसका समर्थन नहीं कर रहे कि एक नेटो यूरोप में है और एक नेटो यहां भी बन जाना चाहिए। अलग अलग भाषा, अलग अलग बात अभी हो रही है कि वो क्या बनाना चाहते हैं, उस पर कोई एक मत सामने होकर नहीं आता है। और आपस में तो मैं आपको कह रहा हूं कि तालमेल इनका है मतलब नहीं कुल अभी। मिलाकर अरब फोर्स अभी ख्याली पुलाव से ज्यादा खुश नहीं है। मैं द्विवेदी साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। द्विवेदी साहब, तो क्या एक ऑप्शन है कि अरब कंट्रीज जो 22 देश हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में आते हैं, वो इंक्लाइन करें रशिया और चाइना की तरफ, एक विकल्प के तौर पर देखें अगर अमेरिका से पीछे छुड़ाना है तो? देखिए, मुझे लगता है कि समझने के लिए इतिहास की बात हम लोग जो अध्यापक गण अब ज्यादा नहीं करते, वरुण सिंह सर समझेंगे इस बात को। तो फिर भी मैं इतिहास का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वो ये कि ऑटोमन टर्क का जो एम्पायर था, जो तुर्की जो थी, वो एक तरीके से द सिक मैन ऑफ यूरोप ये कहलाया जाता था। और धीरे धीरे इसका विघटन शुरू हुआ। कुछ क्षेत्र को जर्मन पावर ने, थर्ड राइच ने कंट्रोल कर लिया, हेजेमोनाइज कर लिया, और कुछ क्षेत्र को ब्रिटिशर्स ने और बाकी कंट्रीज ने किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोहन किया गया है वेस्ट एशिया का वेस्टर्न पावर द्वारा, ये इसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी हैं कि इन सब राष्ट्रों में जो
क्या कहते हैं उसको, अगर हम JW गार्नर की राष्ट्र की परिभाषा को देखें तो एक तो सॉवरेन संप्रभुता होनी चाहिए, एक फंक्शनिंग और इंपैक्टफुल सरकार होनी चाहिए, और लोग होने चाहिए जो इस संप्रभुता में मानते हैं, और उसके अलावा एक बॉर्डर होना चाहिए और जो मेलिएबल और इतना डक्टाइल ना हो। तो इन सब ऐतिहासिक कारणों से, इन सब जियो पॉलिटिकल और जियो साइकोलॉजिकल कारणों से मध्य एशिया में कभी भी राष्ट्रवाद पूरी तरीके से सामने पनप के नहीं आया। आपकी बात भी सही है कि अरब राष्ट्रवाद वहां पर रहा, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि वहां पे ये पुरानी ये बात रही कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कभी भी वहां पर देशों के संवर्धन में और ग्रोथ में वहां पे इतने ज्यादा सामने अपने प्रखर रूप से नहीं आ पाए। एक बात तो ये, और अंतिम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, मुझे एक इजरायली स्कॉलर याद आते हैं, गाडी वॉल्सफेल्ड। उन्होंने, सब लोग करते हैं अध्यापक और हम लोग बातें करते हैं कि एक तो भाई पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मॉडल है जिसमें एक तो स्टेट एक्टर है और दूसरा नॉन स्टेट एक्टर है। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो को स्ट्रांग बनाने का, सडट करने का जो परिपाटी वेस्ट एशिया में चल गई है, वो वहां के राष्ट्रों के लिए, उनके तेल के उद्योग के लिए, उनके अमन चैन और शांति के लिए गलत है। क्योंकि हम देखें, हमास को देखें, हम हिजबुल्लाह को देखें, हम हुतीज को रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में देखें, और सीरिया के जाम को देखें, तो हम ये पाएंगे कि ईरान एक ऐसा राष्ट्र रहा है और कहीं ना कहीं से वहां भी मनी और वहां भी फंडिंग भी रही है, जिसके चलते राष्ट्र को और सरकारों को लगातार चैलेंज मिलते रहे हैं ईरान के बेहेस्ट पर, ईरान के सपोर्ट पर। तो इस कारण से वहां पे वाइल्ड वेस्ट की तरह एक जंगल राज की स्थिति पूरी तरीके से नहीं है, पर आगे जाकर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का दखल आप कह रहे हैं जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच रीऑर्डरिंग होता है कभी कभी। इन सब के बीच जहां पर तीसरे फ्रंट की बात की जा रही है, अरब फोर्स की बात की जा रही है, वो अभी दूर की पहली नजर आती है। ऐसे बीरबल की खिचड़ी भी आप कह सकते हैं, जो टंगी तो है लेकिन पकेगी कब पता नहीं। आप खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनन जी आपका शुक्रिया, स्वर्ण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन युद्ध के खुलते इन मोर्चों ने थोड़ी परेशानी तो जरूर पैदा की है, चिंता जरूर पैदा की है दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लिए।